वो वक्त था साल 2012, जब साल 2012 में भारत के अंदर एक केस हुआ था, निर्भया केस। और ये निर्भया केस इतना ज़्यादा डरावना था, इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि जिस किसी ने भी इस केस के बारे में सुना वो दिल से उन पापियों के प्रति बद्दुआ दे रहा था जिन्होंने निर्भया के साथ में इस तरीके की दरिंदगी की थी। और दोस्तों, इसी वजह से पूरे ही देश के अंदर निर्भया को लेकर, उसको जस्टिस मिल जाए इसको लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट हुए और इस पूरे मामले में जो भी दोषी थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनको फांसी पर चढ़ाया गया। लेकिन इसी तरीके का एक सिमिलर केस हुआ था नेपाल के अंदर। एक 13 साल की लड़की निर्मला पंत, उसके साथ में ऐसा केस हुआ था कि जिसको सुनने समझने के बाद में शायद ही इंसान परेशान हो सकता है। तो आज हम उसी के केस की बात करने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्रू क्राइम सफ़र। मैं हूं आप सभी का होस्ट शावेज मलिक। लेट्स स्टार्ट द केस निर्मला पंत। इस केस की शुरुआत होती है नेपाल के कांचनपुर डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर भीमभटका एक जगह पड़ती है और यहीं पर निर्मला पंत अपनी फैमिली के साथ में रहती थी। निर्मला पंत वहीं के सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करती थी। निर्मला पंत को डांसिंग का बेहद ही शौक था और वहीं पर उसकी एक दोस्त भी थी, सरस्वती वाम, और वो सरस्वती वाम के साथ में डेली डांसिंग की प्रैक्टिस किया करती थी। उसके बाद में जुलाई का महीना आता है, इनकी विंटर वेकेशन भी शुरू हो जाती है। विंटर वेकेशन शुरू हो जाती है, स्कूल जाना आना बंद हो जाता है। निर्मला और रोशनी बाम एक दूसरे से कंसल्ट करती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं कि घर में बैठे बैठे बोर होने से बेहतर यही है कि हम दोनों एक दूसरे से मिलें, उसके बाद में एक दूसरे से डिस्कस करें और डांसिंग की प्रैक्टिस करें। इसी के लिए जो निर्मला थी 11 o'clock अपने घर से रोशनी बाम के घर के लिए निकल जाती थी एंड रोशनी के साथ में थोड़ी पढ़ाई करती थी, डांसिंग की प्रैक्टिस करती थी और तकरीबन शाम के 5 बजे के आसपास शार्प o'clock ये अपने घर पहुंच जाया करती थी। और निर्मला के माता पिता को ये पता था कि निर्मला कहाँ जाती है, किस समय जाती है, किस समय लौट के आती है, किसके पास जाती है, क्या करने के लिए जाती है। ठीक इसी तरह 27 जुलाई 2028 निर्मला अपने घर से डेली की तरह अपनी फ्रेंड रोशनी के घर के लिए निकलती है। अब निर्मला उस दिन तो चली गई थी, लेकिन पूरा दिन गुजर जाता है, तकरीबन रात के 9 बज जाते हैं, लेकिन निर्मला अभी तक घर वापस नहीं आई थी। जब ये बात निर्मला के पिता रियलाइज़ करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, उनकी जो बेटी है अभी तक लौट कर नहीं आई है, तो उसके बाद में जो निर्मला के पिता हैं रोशनी के पिता को कॉल करते हैं और रोशनी के पिता से कहते हैं कि निर्मला अभी तुम्हारे घर पे है। तो जो रोशनी के पिता होते हैं वो कहते हैं नहीं, निर्मला तो यहाँ नहीं है, वो लगभग 5 बजे के आसपास ही यहाँ से निकल गई थी। अब निर्मला के पिता जब इस तरीके की बातें रोशनी के पिता से सुनते हैं वो एकदम से घबरा जाते हैं और वो तुरंत अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो अपनी गली में निर्मला का जो रास्ता था, सारी ही जगहों पर निर्मला को बहुत ही अच्छी तरीके से ढूंढते हैं, लेकिन निर्मला का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। जब काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है तो उसके बाद में निर्मला के जो पिता होते हैं वहीं के लोकल पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंचते हैं। निर्मला के पिता पुलिस स्टेशन सिर्फ इसलिए गए थे कि वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा सकें, लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जो होते हैं उनकी तरफ से बहुत ही गलत रवैया उनके प्रति अपनाया जाता है। दरअसल जो जगदीश प्रसाद होते हैं वो ड्रंक थे, नशे में थे। इस वजह से वो निर्मला के पिता से कहते हैं ये सब फालतू का केस है और तुम यहाँ से चले जाओ। उनको बड़ी ही बेरहमी से पुलिस स्टेशन से धक्के मार के निकाल दिया जाता है एंड निर्मला के जो डैड होते हैं वहाँ से किसी भी तरीके की सहायता मिले बिना ही वहाँ से लौट जाते हैं। पुलिस वालों की जब उन्हें हेल्प नहीं मिलती है तो निर्मला के पिता अपने गाँव वालों को ये सारी बात बताते हैं और गाँव वालों से अपनी बेटी के प्रति मदद मांगते हैं। एंड उस रात निर्मला के पिता और गांव वाले पूरा का पूरा गांव छान मारते हैं, लेकिन निर्मला का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। सुबह के करीब 3:30 बजे के आसपास का समय होता है कि निर्मला के गांव से ही 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गन्ने के खेत में निर्मला का शव मिलता है। शव को देखने के बाद में ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जो निर्मला का शव है उसके प्राइवेट पार्ट के चारों तरफ चोटों के निशान हैं और उसका जो शव था अर्धनग्न था, यानी ऊपर के अपर साइड के जो क्लोथ्स थे वो तो थे, लेकिन नीचे के साइड्स के क्लोथ्स मौजूद नहीं थे। देखने से ही पता चल रहा था कि निर्मला के साथ में पहले दरिंदगी की गई है और बाद में बड़ी ही बेरहमी से उसको मार दिया गया है। अब जब इस तरीके की अपनी बेटी निर्मला की हालत उसके पिता देखते हैं वो एकदम से फूट फूट के रोने लग जाते हैं। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ में आखिर ऐसा कैसे किया गया है। उसके बाद में तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो पुलिस वाले उसका एक वीडियो भी शूट करते हैं और वीडियो में आप साफ तरीके से देख सकते हैं वहीं पर एक लेडी कांस्टेबल वहीं पर पड़े हुए निर्मला के कपड़े उसी कीचड़ के पानी में धोती है और उसके बाद में उसके शव को जो प्राइवेट पार्ट था उसको अच्छे से कवर कर दिया जाता है।
आसपास पुलिस वाले बहुत ही बारीकी से छानबीन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वालों को वहाँ से कोई भी सबूत नहीं मिलता है। लिहाजा पुलिस वाले उस डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में उस डेड बॉडी को सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद में जो फॉरेंसिक टीम वाले होते हैं वो निर्मला का डीएनए भी कलेक्ट करते हैं। 30 जुलाई 2028 को निर्मला का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, निर्मला का अंतिम संस्कार करने से पहले ही जो डेड बॉडी के पास में जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे, उस समय जो वीडियो बनाया जाता है वो वीडियो किसी भी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाता है। और जब वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है तो उस समय लोगों को निर्मला की पूरी कहानी पता चलती है। और जब ये वीडियो नेपाल के अंदर सोशल मीडिया के अंदर लोगों तक पहुंचा तो नेपाल के अंदर लोगों के मन में एक आक्रोश था। लोग पुलिस के खिलाफ भी बातें कर रहे थे कि इतना समय हो चुका है, जो कातिल है, जो गैंग रेप आरोपी है, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। नेपाल में जगह जगह अब दंगे होने लगे थे, प्रोटेस्ट होने लगा था। इसलिए लोकल पुलिस से जब कुछ नहीं हो पाता है तो ये नेपाल की गवर्नमेंट इस केस को सीबीआई को सौंपती है और उसके बाद में सीबीआई स्पेशल टीम बनाती है और उसके बाद में इस पूरे केस में छानबीन शुरू करती है। अब इस पूरे केस में छानबीन तो की जा रही थी, लेकिन 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, दिन ब दिन गुजरने लगते हैं। तकरीबन 10 दिन का लंबा समय बीत जाता है, लेकिन अभी तक निर्मला का जो कातिल था वो पकड़ा नहीं गया था। इस वजह से पूरे नेपाल के अंदर जो शांति थी वो पूरी तरीके से भंग हो रही थी। वहाँ के जो लोग थे पुलिस के ऊपर ही भड़क रहे थे और पुलिस से यही कह रहे थे कि निर्मला का जो कातिल है वो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया है। आफ्टर 25 डेज एक न्यूज़ निकलती है और उस न्यूज़ में बताया जाता है कि निर्मला के साथ में जिसने भी दरिंदगी की है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और उसका नाम है दिलीप सिंह बिष्ट। उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है। लेकिन नेपाल के लोगों ने जब ये बात सुनी तो नेपाल के लोगों को खुशी मनाने की बजाय एक और बात सामने आती है और ये पता चलता है कि नेपाल की पुलिस ने लोगों के दबाव में आके दंगे ना हो, प्रोटेस्ट ना हो, इस वजह से एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया है जिसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल जो दिलीप सिंह बिष्ट था उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो निर्मला के और उसकी जो फ्रेंड थी उसके घर का जो रास्ता था उसके बीच में उसका घर पड़ता था और उसके साले का कत्ल का इल्ज़ाम उसके ऊपर था और वो अभी अभी रिसेंटली में 9 साल की जेल काट के आया था। इस वजह से निर्मला वाला जो केस था उसके ऊपर ही लाद दिया गया था। पुलिस वालों ने लोगों के सामने ये भी बातें बताई कि जो दिलीप सिंह बिष्ट है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसी वजह से उसने निर्मला के साथ में इस तरीके की दरिंदगी की है। अच्छा, दिलीप सिंह बिष्ट ने पुलिस के सामने ये कबूल भी किया था, लेकिन लोगों के द्वारा जो बातें बताई गई वो ये थी कि दिलीप सिंह बिष्ट के ऊपर पुलिस ने कुछ इस तरीके के अत्याचार करे कि जिसकी वजह से उसने डर की वजह से इस पूरे केस को अपने ऊपर ले लिया था। अब जब लोगों को ये पता चलता है कि एक बेकसूर इंसान को पुलिस ने उठाकर जेल में डाल दिया है, लोग दंगे करने लगते हैं, लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं और इस बार जो प्रोटेस्ट थे वो इस जसवंत सिंह के प्रति थे कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए। उसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट में कुछ इस तरीके की मांगे की कि जो निर्मला है और जो दिलीप है इन दोनों का डीएनए कराना चाहिए कि अगर दिलीप ने निर्मला के साथ में कोई भी दरिंदगी की है तो डीएनए से वो सारी चीज़ें मैच हो जाएंगी। इस तरीके के दंगे देखते हुए नेपाल की कोर्ट ने पुलिस को ये आदेश दिया कि डीएनए कराना चाहिए। और दोस्तों, जब डीएनए कराया जाता है तो एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आती है। दरअसल जो दिलीप सिंह बिष्ट था इसका डीएनए जो निर्मला थी उससे मैच नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये साबित हो जाता है कि जो दिलीप सिंह बिष्ट था ये पूरी तरीके से बेकसूर था। अब जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आती है दिलीप सिंह बिष्ट को पुलिस कस्टडी से रिहा कर दिया जाता है। उधर जो निर्मला की माँ थी ये समझ चुकी थी कि पुलिस से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए जो निर्मला की माँ होती हैं वो फैसला करती हैं वो प्रोटेस्ट करेंगी। उसके बाद में वो नेपाल के ही अंदर भूख हड़ताल शुरू कर देती हैं और उनकी इस भूख हड़ताल में ना कि उस गांव के बल्कि नेपाल के भी बहुत सारे लोग उनके इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। उधर दूसरी तरफ जो दिलीप सिंह बिष्ट थे उनके भाई ने उल्टा पुलिस के ही ऊपर केस कर दिया था। उन्होंने केस करते हुए कोर्ट को बताया कि पुलिस ने उनके भाई को किसी झूठे केस में फंसाने की कोशिश की है। अब लोगों के अंदर जब इस तरीके की बातें पहुंच रही थी तो लोग कहीं ना कहीं अब पुलिस के ऊपर से अपना भरोसा खोते चले जा रहे थे। लोगों को अंदर ही अंदर ये लग रहा था कि पुलिस इस पूरे मामले में चोर है, इसलिए वहाँ की जो एडवोकेसी फोरम है उन्होंने एक नया टीम बनाया और इस पूरे केस की छानबीन करने के लिए वहां पर भेज दिया। अब जो स्पेशल टीम बनाई गई थी वो जब छानबीन करती है तो लगभग 123 लोगों का डीएनए टेस्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जितने भी डीएनए टेस्ट किए जाते हैं वो निर्मला के साथ में मैच नहीं करते हैं। पुलिस छानबीन में ये भी पता चला कि जो उस समय निर्मला का डीएनए लिया गया था वो ये सही तरीके से पिक नहीं किया गया। शायद इसी वजह से पुलिस को इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रही है, जिस वजह से डीएनए किसी के साथ में भी मैच नहीं कर पा रहा है। अब उसके बाद में नेपाल की होम मिनिस्ट्री ने भी एक आपातकालीन बैठक बिठाई और इस पूरे केस के बारे में बात की। जो बैठक बिठाई जाती है उसमें बड़े बड़े जो फॉरेंसिक टीम वाले होते हैं उन सबको भी बिठाया जाता है। तो पता चलता है कि निर्मला की जब डेड बॉडी के बारे में पता चला था तो उसी समय जो पुलिस
क्राइम सीन पर पहुंची थी वो बिना किसी भी क्राइम ब्रांच वाले, बिना ही किसी फॉरेंसिक टीम के वहाँ पर पहुँच गई थी और उन्होंने वहाँ पर सबूतों के साथ में छेड़खानी की थी। फॉर एग्जांपल जो निर्मला के कपड़े थे उन्होंने वहीं कीचड़ के पानी में धो दिए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे जो क्राइम सीन पर जो सबूत होते हैं वो मिट चुके थे। अब पुलिस वालों के पास में कोई ऐसा सबूत था नहीं जिससे इस पूरे केस में जो कातिल है, जो रेप करने वाला व्यक्ति है, किसी तरीके से उसके खिलाफ कोई सबूत मिल सके। लिहाजा इस केस को वहीं पर क्लोज कर दिया जाता है और निर्मला को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। ये था नेपाल की निर्मला का केस जिसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है और ये सब के सब पुलिस की लापरवाही की वजह से हुआ। आप इस पूरे केस के बारे में जो भी कहना चाहें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।